नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम लोग प्रकरण 5 धंधाकीय इकाई के वित्तीय पत्रक या हिसाबी पत्रक की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में 3 खाते, व्यापार खाता, लाभांश खाता और आर्थिक चिट्ठा या पक्की तलपट के बारे में हमने अभ्यास किया। उनमें किस तरह से प्रविष्टियाँ लिखी जाती हैं या किस तरह से खाते लिखे जाते हैं, उधार जमा किए जाते हैं, तो उनका क्या परिणाम होता है और उनको पक्की तलपट में किस तरह दर्शाया जाता है, उसका हमने चर्चा किया। आज हम थोड़ा आगे बढ़ाते पॉइंट को। इसके अंदर एक आपको समझना है, इसमें एक समायोजन, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। तो समायोजन जो है वो क्या है, तो वर्ष दौरान व्यवहारों के आधार पर हिसाबी बही में रोजनामचा, खतौनी और सकल तलपट तैयार होती है और वर्ष दौरान जिन व्यवहारों का लेखा हो उसकी असर सकल तलपट में आ जाती है। यानी कि आप जब वार्षिक हिसाब बनाएंगे तो आपको सकल तलपट दी रहेगी। तो जो सकल तलपट है इसके अंदर इन सारी बातों का समावेश हो जाता है। तो फिर समायोजन के बारे में हम क्या समझें, तो यहाँ देखिए कि समायोजन अर्थात धंधे के ऐसे आर्थिक व्यवहार जो हिसाबों में लिखना रह गया हो, यानी जिनका समावेश जो है हिसाबों में नहीं हुआ, तो उनका समावेश सकल तलपट में नहीं हुआ होगा, तो लिखना रह गया हो अथवा गलत लिखा गया हो। कई बार ऐसा भी होता है, तो गलत लिखा गया हो अथवा उसके अलावा उसको कोई देर कुछ बदलाव करना जरूरी हो, कुछ परिवर्तन करना हो, तो ऐसे जो व्यवहार होंगे वह व्यवहार ऐसे व्यवहार आर्थिक व्यवहार जो होंगे वो समायोजन कहे जाएंगे या उनको हम एडजस्टमेंट कहेंगे। और इसको हम वार्षिक हिसाब तैयार करते समय इसको हम ध्यान में लेते हैं। तो इस तरह से धंधे की सही और योग्य लाभ हानि और आर्थिक स्थिति को जानने के लिए समायोजनों की हिसाबी असरें दी जाती हैं। इनको देना जरूरी है, इनका बिना सही परिणाम और सही आर्थिक स्थिति का ख्याल नहीं आता है, तो इस वजह से ये देना आवश्यक होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसमें तो जो समायोजन होंगे आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे, तो हम दोनों स्टेप साथ में लेंगे, प्रश्न भी गिनेंगे और साथ साथ आपको समायोजन भी समझाते जाएंगे। कुछ समायोजन हम उदाहरण के लिए यहाँ देख लेते हैं। जैसे देखिए, आप यहाँ देख पाएंगे इसके अंदर उदाहरण दिया गया है, तो अंतिम स्ट्रोक। तो अंतिम स्ट्रोक जो है वर्ष का अंत का स्ट्रोक है, तो अंतिम स्ट्रोक जो है उसकी असर हम किस तरह से देंगे, तो उसके लिए देखिए यहाँ प्रविष्टि बताई गई है। तो ये प्रविष्टि आपको खाली जानकारी के लिए है कि भाई अंतिम स्ट्रोक अगर है तो उसको हम किस तरह उसकी प्रविष्टि करेंगे। तो उसके लिए हम अंतिम स्ट्रोक खाता उधार करेंगे और व्यापार खाते जमा करेंगे। वर्ष के अंत में जो माल का स्टॉक अपने पास जो है बही में होगा तो उसकी प्रविष्टि इस तरह से करेंगे, अंतिम स्टॉक खाता अपना लेना के रूप में उधार करेंगे और उसको व्यापार खाते जमा करेंगे। आपने व्यापार खाता में नमूने में देखा था कि व्यापार खाता के जमा पक्ष में हम क्या लिखते हैं, अंतिम स्टॉक लिखते हैं, तो वही प्रविष्टि यहाँ पर है। और उसकी हिसाबी असर जब हम बनाएंगे, पक्की तलपट और वार्षिक हिसाब तैयार करेंगे, तो कैसे बताएंगे, तो ये देखिए अंतिम स्टॉक है, तो उसकी एक असर हम कहाँ बताएंगे, पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में बताएंगे। यानी कि अंतिम स्टॉक है तो एक असर हम पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में दर्शाएंगे और वो आपको पता है कि उधार से इसका असर होता है। और दूसरी असर इसकी व्यापार खाते के जमा पक्ष में बताएंगे। तो आप जब भी सवाल करेंगे और समायोजन में अंतिम स्टॉक है तो आपको 2 असर बतानी पड़ेगी, एक पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में और दूसरा व्यापार खाते के जमा पक्ष में। तो ये आपको जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, तो जब हम सवाल करेंगे तो उसके अंदर आपको यहाँ पर स्पष्टता और भी होता जाएगा। उसके बाद आता है चुकाना शेष खर्च। कोई खर्च चुकाना बाकी, जैसे वेतन चुकाना बाकी है, मजदूरी चुकाना बाकी है, ऐसा कोई भी खर्च जो चुकाना शेष रह गया हो या नहीं चुकाया गया हो, तो फिर उसकी असर हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं। तो एक तो देखिए व्यापार खाते अथवा लाभांश खाते में उधार पक्ष में संबंधित खर्च में जोड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि चुकाना बाकी मजदूरी, तो फिर क्या करेंगे, व्यापार खाते के उधार में मजदूरी में जोड़ देंगे। उसी तरह से चुकाना बाकी वेतन दिया है तो फिर लाभांश खाते के उधार पक्ष में वेतन में जोड़ देंगे, एक असर। और दूसरी असर क्या करेंगे, पक्की तलपट के पूंजी दायित्व पक्ष में बताएंगे, क्योंकि चुकाना बाकी हमारा क्या बनेगा, देना, और देना हम कहाँ लिखते हैं, दायित्व में, तो पक्की तलपट के पूंजी दायित्व पक्ष में। तो 2 असर इसकी इस तरह से आपको बताना होगा, ये आपको बताने के लिए इसमें बताया जाएगा। उसके बाद देखते हैं एक और जरा इसमें दिया है,
तो ये है अग्रिम चुकाया खर्च। अग्रिम चुकाया खर्च यानी कोई भी खर्च हमने समय से पहले भुगतान कर दिया है, तो चुकाना बाकी खर्च का उल्टा क्या हुआ, अग्रिम चुकाया खर्च। चुकाना बाकी में हमने चुकाया नहीं था और अग्रिम चुकाया हमने पहले चुका दिया है, तो क्या करेंगे, तो उसका भी असर उसी तरह से व्यापार या लाभांश खाते में, जैसे मजदूरी अग्रिम चुकाया, वेतन अग्रिम चुकाया, तो व्यापार या लाभांश खाते में उधार पक्ष में संबंधित खर्च में घटाएं। देखिए वो उसको जोड़े थे, यहाँ क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। और दूसरे असर क्या करेंगे कि हम कोई भी खर्च अगर हमने एडवांस चुकाया है तो हमारा लेना बनता है, तो इस वजह से देखिए पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में उसकी दूसरी असर हम उसको दर्शाएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इसके अंदर इसकी जो है अलग अलग असर इसमें बतानी होती है। उसी तरह से एक आता है और वो है मिलना शेष आय। देखिए आउटस्टैंडिंग इनकम है, मिलना शेष आय। हमें आवक मिलनी थी लेकिन मिली नहीं हमको अभी तक, तो जब नहीं मिली है तो उसके असर देखिए यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है। तो लाभांश खाते के जमा पक्ष में, क्योंकि आवक हम कहाँ लिखते हैं, लाभांश के जमा में, तो लाभांश खाते के जमा पक्ष में जो भी आवक है, ब्याज है, कमीशन है, दलाली है, कुछ भी है, तो उस जमा पक्ष में संबंधित आय में जोड़ देंगे। और दूसरी असर क्या करेंगे, पक्की तलपट के संपत्ति लेना, क्योंकि हमारा लेना बनेगा, तो संपत्ति पक्ष के लेना पक्ष में हम उसको दर्शाएंगे। यानी आपको ध्यान से आप समायोजन पढ़ेंगे तो आपको उसका दोनों पक्ष अपने आप ख्याल आएगा कि इसकी दोनों असर कहाँ जा रही है, तो दोनों प्रविष्टि आप करेंगे। और प्रविष्टि अगर करना है तो आपको इस तरह से होता है, मिलना शेष आय अपना लेना बनता है तो उसको उधार करते हैं और संबंधित आय के खाते में जमा करते हैं, क्योंकि आवक बढ़ती है उससे। तो इस तरह से प्रविष्टि भी दिया गया है। तो इस तरह से आप जो है अलग अलग जो समायोजन इसमें दिए गए हैं, इनके बारे में हम डिटेल में साथ में सवाल भी करेंगे और चर्चा भी करते जाएंगे इसके अंदर, तो आपका दोनों काम इसमें साथ साथ में होता जाएगा। तो इस तरह से देखिए कि यहाँ पर और दिया है, जैसे ये अग्रिम प्राप्त आय, कोई आवक है जो हमको समय से पहले मिल गई है, तो अग्रिम प्राप्त आय हमको समय से पहले मिल गई है, तो फिर यहाँ पर जैसे मिलना बाकी आय का उल्टा हो जाएगा। तो लाभांश खाते के जमा पक्ष में जो हम आय लिखते हैं उसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि पहले से मिल गया है, ठीक है। और दूसरा हमको जो पहले से मिल गया है वो हमारा आउट, हमको उसको चुकाना, मतलब हमारे लिए देना बन जाएगा वो, तो पक्की तलपट के पूंजी दायित्व पक्ष में चालू दायित्व के रूप में इसको लिखेंगे। तो इस तरह से आपको दो असर इसमें बताने को आता है इसके अंदर। तो अब हम आप स्वाध्याय में से कुछ प्रश्न ले रहे हैं इसके ध्यान में, और उसके आधार पर फिर हम समायोजन की भी साथ साथ में एंट्री किस तरह से होती है उसको आपको हम चर्चा करते जाएंगे साथ में। तो देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले तो आप देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया है किताब में प्रश्न नंबर 6 है। यहाँ पर दीपक की सकल तलपट दी गई है और अतिरिक्त विवरण दिया है नीचे, उसके आधार पर आपको बोला गया है कि वार्षिक हिसाब तैयार करिए। तो इसमें आपको सबसे पहले सब बाकियाँ दी गई हैं, पूंजी आहरण है, व्यवस्थित खरीदी बिक्री है, माल वापसी है, बराबर। तो मैं आपको एक बार चर्चा कर दूं, जरा एक बार देख लीजिए। इसके अंदर हमने क्या सीखा है कि 3 खाते हमको बनाने होंगे, यानी एक तो बनाना है व्यापार खाता, दूसरा बनाना है लाभांश खाता, और तीसरा बनाना है हमको पक्की तलपट। तो इस तरह से ये तीनों से संबंधित ये एंट्रियां हैं, इतना आपको ध्यान रखने का है। तो देखिए पक्की तलपट में जब हम सब उसका वार्षिक हिसाब तैयार करेंगे तो ये जो सकल तलपट है, ये जो हम देख रहे हैं वो सकल तलपट है, इसके अंदर देखिए उधार जमा शेष दोनों दिया है। तो पहले हम पूंजी की बात करें और आहरण दिया हुआ है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पूंजी ये हमेशा जमा शेष होता है, आहरण हमेशा उधार शेष होता है। तो इसलिए पूंजी जो है ये कहाँ जाता है, पक्की तलपट के पूंजी दायित्व में। हमने इसका जो प्रारूप देखा था पक्की तलपट में वहाँ लिखा था, तो ये पक्की तलपट में पूंजी वहाँ जाएगा और उसी पूंजी में से आहरण माइनस होता है, क्योंकि ये क्या है उधार पक्ष में है, लेकिन जाता कहाँ पर है, दायित्व पक्ष में है। और मैं आपको ये भी समझाया था कि पक्की तलपट में जमा शेष पूंजी दायित्व में जाता है, उधार शेष संपत्ति लेना में जाता है, ये भी समझाया था आपको। ये भी बताया था मैं कि लाभांश खाता और व्यापार खाता में उधार शेष उधार में जाता है, जमा शेष जमा में जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये पक्की तलपट में दोनों बिकते जा रही हैं, तो ये दायित्व में जाएगा और दायित्व में से माइनस हो जाएगा। व्यवस्थित खरीदी और बिक्री दिया है, तो बिक्री दिया है दोनों, तो खरीदी पहले देते हैं। तो देखिए कहाँ पर है, ये उधार में दिया है, उधार में, तो खरीद क्या होगा, व्यापार खाते उधार होगा, बराबर। बिक्री जमा दिया है तो व्यापार खाते जमा होगा, क्योंकि दोनों खरीदी व्यापार खाते में आते हैं। फिर माल वापसी देखिए, अब माल वापसी आपको पहचानना है तो आपको उल्टा ध्यान रखना पड़ेगा। खरीदी उधार होती है तो खरीद वापसी क्या होती है, जमा, ये भी ध्यान रखना आप लोग। बिक्री जमा होती है तो बिक्री वापसी क्या होती है, उधार।
तो यानी ये क्या है, ये बिक्री वापसी है। और बिक्री वापसी क्या होती है, बिक्री में से माइनस होती है। तो इसको हम बिक्री में से क्या कर देंगे, इसको माइनस करेंगे, क्योंकि हम इसको उधार में नहीं दर्शाएंगे व्यापार खाते में, बल्कि व्यापार खाते के जमा में दर्शाएंगे। तो बिक्री में से माइनस करके दर्शाएंगे। अब आता है बट्टा। बट्टा यहाँ पर दिया लाभांश खाते में आता है। दो बट्टा होता है, प्राप्त बट्टा और दिया बट्टा। तो आपको तो ज़्यादा नहीं समझना है, तो खाली इतना समझिए आप कि उधार पक्ष में है तो उधार कर दिए, जमा पक्ष में जमा कर दीजिए। तो ये दिया बट्टा है, उधार हो जाएगा लाभांश खाते में, और ये प्राप्त बट्टा है, लाभांश खाते में जमा हो जाएगा। किराया देखिए, किराया प्राप्त भी हो सकता है, चुकाया हो सकता है, तो यहाँ से पता लग जाएगा। देखिए उधार है तो यानी अपना चुकाया किराया है ये, लाभांश खाते में क्या कर देंगे, इसको उधार। अब आता है देनदार लेनदार। आपके दिमाग में आना चाहिए कि देनदार लेनदार क्या है, पक्की तलपट में आता है। अब पक्की तलपट में आता है तो आपको नियम मैंने बताया, उधार वाला संपत्ति में, जमा वाला दायित्व में। तो ये उधार में जो है वो अपना लेना देनदार है, तो इसको देनदार कहेंगे, ये हमेशा संपत्ति में आएगा। और लेनदार जो है जमा वाला है, और हमेशा ये दायित्व में आएगा। फिर उसके बाद कमीशन लाभांश खाते में आएगा। कहाँ आएगा, तो यहाँ देखिए उधार में है तो उधार में आएगा, जमा में होता तो जमा में आता है। यहाँ जिस पक्ष में उस पक्ष में आप लिख देंगे। तो कमीशन अपना खर्च के रूप में, उधार के रूप में बताया गया है। फिर उसके बाद अगला देखिए, हुंडियाँ देखो दिया है, दोनों हुंडी यहाँ पर है। तो आपको पता है दो हुंडी होती है, लेनी हुंडी और देनी हुंडी। तो लेनी हुंडी और देनी हुंडी कहाँ आता है, पक्की तलपट में। तो अब देखते हैं, उधार है तो कहाँ आएगा, संपत्ति में। जमा है तो कहाँ आएगा, दायित्व में। इसका मतलब ये लेनी हुंडी है, संपत्ति में आएगा, ये देनी हुंडी दायित्व में जाएगा। ठीक। रोकड़ शेष पक्की तलपट में आता है, कहाँ आएगा, तो यहाँ देखिए उधार है, उधार माने क्या होता है, संपत्ति में जाएगा। बैंक शेष ये भी पक्की तलपट में आता है, कहाँ जाएगा, तो यहाँ देखिए उधार दिया है, कहाँ लिखेंगे, संपत्ति में। मकान पक्की तलपट में आता है, क्योंकि ये खर्च नहीं है, उपज नहीं है, तो कहाँ जाएगा, पक्की तलपट में जाएगा। तो पक्की तलपट में जाए तो कहाँ जाएगा, उधार है यानी कहाँ जाएगा, संपत्ति में। फर्नीचर उसी तरह से, ये भी संपत्ति है, पक्की तलपट के संपत्ति में। यंत्र पक्की तलपट के संपत्ति में। देख रहे हैं सब लोग। मजदूरी आ गया देखिए। अब मजदूरी क्या है, खर्च है, व्यापार खाते का खरीदी खर्च है, तो व्यापार खाते में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाएगा, तो नहीं मालूम पड़ता, यहाँ से देख लीजिए, उधार है तो उधार में लिखेंगे। ठीक है, जो पक्ष है वही पक्ष में लिखते हैं हम लोग। फिर आवक माल गिराए गिराए, ये भी खरीदी खर्च है, हमने प्रारूप में देखा व्यापार खाते में, ये भी व्यापार खाते में ही जाएगा, उधार में ही जाएगा। 10% की लोन और उसका ब्याज दिया है। तो यहाँ पर आपको समझना अच्छी तरह से कि लोन हमारा क्या है, दायित्व है। दायित्व क्या होता है, जमा। तो इसका मतलब ये जमा वाला लोन है, ये लोन है, तो ये जमा है तो दायित्व में जाएगा। पक्की तलपट के दायित्व में लोन लिखेंगे हम। ठीक है, तो कितना रुपया, 2 लाख रुपया। और लोन पर ब्याज, अब जब दायित्व है तो उस दायित्व का ब्याज अपना खर्च हुआ, तो ये देखिए लोन पर ब्याज, इसको लाभांश खाते उधार में लिखेंगे। ये दायित्व में जा रहा है और ये लाभांश खाते में उधार में आ रहा है। इसमें कई बार समायोजन भी होता है, जैसे 10% है तब चेक कर लेने का कि 2 लाख का 10% कितना हुआ, 20,000 पूरा है। अगर मान लो यहाँ देता 2 लाख और 10% यहाँ दिया था, यहाँ मान लो 18,000 होता, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2,000 ब्याज चुकाना बाकी है, तो आपको 2,000 का समायोजन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ आपने चेक कर लिया बराबर है दोनों, तो कोई समायोजन नहीं है इस पर। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए अंतिम स्टॉक यहाँ दिया हुआ है, तो अंतिम स्टॉक यहाँ दिया तो उसको हम संपत्ति में लिख देंगे सीधा, बराबर। संपत्ति के अंदर उधार शेष है तो संपत्ति में। फिर ऑफिस खर्च है, लाभांश खाते में आएगा, बराबर, खर्च के रूप में आएगा। अब अतिरिक्त विवरण में समायोजन क्या दिया है, 12,000 का माल चोरी हो गया। विद्यार्थी मित्रों बहुत ध्यान से, कोई भी माल बिक्री के अलावा कोई भी माल जाता है तो खरीदी में से माइनस करो। बिक्री के अलावा कोई भी माल की जावक होती है, यानी कि माल की अन्य रूप से जावक, हमेशा ध्यान रखना, खरीदी में से माइनस, क्योंकि अपने माल बेचते हैं तो माल जाता है। उसके अलावा देखो 12,000 का माल चोरी हो गया तो माल गया, 15,000 का माल नमूना में बांटा, ये भी माल गया, 16,000 का माल आग में जल गया, ये भी माल गया, 1,500 का माल दान में दिया, ये भी माल गया। सब माल जा रहा है कि नहीं, धंधे में से माल जा रहा है। तो इस तरह से बिक्री को छोड़ दो, उसके अलावा अन्य रूप से जो माल जाता है धंधे में से, बराबर, तो उसे हम क्या करेंगे, हमेशा खरीदी में से माइनस करेंगे। दूसरा, आपने देखा समायोजन की 2 असर बताई जाती है। तो पहली असर तो आपने पक्का आपको ध्यान में आ गया है कि इसको हम खरीदी में से माइनस करेंगे, पहली असर। और दूसरी असर क्या करेंगे हम, तो दूसरी असर देखिए, चोरी में गया माल, क्या है, चोरी से नुकसान हुआ, तो लाभांश खाते में उधार। नुकसान या खर्च क्या करते हो, लाभांश खाते उधार, तो लाभांश खाते में उधार चला गया। फिर देखिए 15,000 का माल नमूना में बांटा, तो नमूना अपना क्या है, खर्च है, हमने विज्ञापन करने के लिए खर्च किया है, हमारा विज्ञापन खर्च है, तो लाभांश खाते में दूसरी एंट्री उधार। फिर आग में माल जल गया, तो हमारा आग से क्या हुआ, नुकसान, लाभांश खाते उधार।
1500 का माल दान में दिया, दान हमारा खर्च है, तो लाभान खाते में उधार। तो आपको क्या क्लियर हो गया? ये चारों समायोजन का पहली असर क्या हुई? खरीदी में से माइनस, और दूसरी असर क्या होगी? लाभान खाते उधार। तो आपका समायोजन भी पूरा हो गया, और इस तरह आपका पूरा सवाल कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपको जो समझाया उसके आधार पर आप सवाल करते हैं तो आपका पूरा का पूरा सवाल सही हो जाता है ये। और अब हम इसको एंट्री कैसे करेंगे उसको देखते हैं। आपके सामने सवाल करते समय किताब आपके साथ होनी चाहिए, ताकि आपको प्रश्न में या उसको देखते समय आपको समझ में आए किस तरह एंट्री करते जाना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर यहाँ से दिया है पूंजी और आहरण, यहाँ दिया है, यहाँ पूंजी और आहरण दिया है। तो पूंजी और आहरण में देख रहे हैं आप लोग, यहाँ 3 लाख जो है जमा है यानी पूंजी है, और उधार में 18,000 ये आहरण का आ जाएगा। तो हम कहाँ जाएंगे? पक्की तलपट में। तो पक्की तलपट में हम यहाँ लिखेंगे पूंजी और आहरण। पूंजी हो गई 3 लाख, ये देखिए पूंजी हमने अंदर साइड में 3 लाख, 3 लाख पूंजी लिखा। और आपको ध्यान रखना है कि अभी लाभान खाते से लाभ आएगा तो यहाँ प्लस करेंगे, इसलिए हमने प्लस शुद्ध लाभ लिख दिया, और फिर माइनस आहरण। आहरण इसमें दिया है 18,000, तो यहाँ आहरण हमने 18,000 लिख दिया नीचे। ये इस तरह से जो रकम में समायोजन हुआ है, जो रकम में प्लस माइनस करना उसको अंदर लिखिए, बाकी नहीं तो सीधा बाहर लिख देने का है आपको, तो ये कर देना। फिर उसके बाद है खरीदी और बिक्री दिया हुआ है, तो व्यापार खाते में जाएंगे। देखिए हमने व्यापार खाता बनाया यहाँ पर। तो ये देखिए खरीदी कहाँ है? उधार में है, तो हमने उधार में लिख दिया 8 लाख, ठीक है। उसके बाद है बिक्री जमा में है, तो जमा की रकम लिखेंगे। तो यहाँ जमा में बिक्री दी है 12,91,000, 12,91,000, क्योंकि यहाँ वापसी इसलिए मैंने उसको अंदर लिखा, वापसी नहीं तो बाहर भी लिख सकते थे। और उसके बाद आता है माल वापसी इसमें दिया है 50,000, तो यहाँ पर हमने बिक्री वापसी जो है वो 50,000 उधार साइड में दिया था, मैंने आपको समझाया था, इसलिए वो बिक्री वापसी है। ये 50,000 माइनस कर देंगे, 12,41,000 बाहर आएगा, 12,41,000 बाहर लिख दिया, ठीक। उसके बाद अब अगला है माल वापसी हो गया। अब आता है बट्टा, दोनों बट्टा है, उधार को उधार करेंगे, जमा को जमा करेंगे, तो फिर लाभान खाते में लिखेंगे। तो लाभान खाते में यहाँ बट्टे की रकम लिखेंगे, तो हमने यहाँ पहले लिख दिया है, खाली रकम ही लिखना है मुझे। 6,000 और 8,000 है, ये देखिए 6,000 है और ये 8,000, जमा का जमा कर दिया, उधार का उधार कर दिया, सीधा सिंपल। फिर उसके बाद यहाँ दिया है आगे आपको किराया है, फिर लेनदार देनदार है, कमीशन है, ठीक है। तो किराया उधार है तो हम भी उधार लिखेंगे। तो लाभान खाते में जो है किराया, जिसको हम भाड़ा भी कहते हैं, ठीक है, भाड़ा कहो या किराया कहो, किराया या भाड़ा, कितनी रकम हो गई? 7,000, उधार है तो उसको हमने उधार किया है। फिर आता है देनदार और लेनदार, पक्की तलपट में जाएंगे, और पक्की तलपट में देनदार लेनदार, उधार वाला जो है वो संपत्ति में आता है, नहीं वो देनदार है, तो देनदार की रकम यहाँ पर उधार में दिया है 1,10,000 उधार वाला, तो उसको हम यहाँ संपत्ति में लिख देंगे 1,10,000। और जमा वाला जो है वो लेनदार माना जाएगा, तो जमा में रकम है 90,000, यहाँ पर जमा में रकम है 90,000, तो लो वो लेनदार कहा जाएगा, तो यहाँ दर्शा देंगे। फिर उसके बाद आता है कमीशन देखिए यहाँ पर उधार दिया है तो लाभान खाते में उसको उधार में लिख देंगे कमीशन, तो लाभान खाते के उधार पक्ष में यहाँ पर कमीशन हो जाएगा 8,000, उधार में है तो हम उधार कर देंगे। फिर उसके बाद आता है अगला नए पेज पर, और वो है हुंडियाँ, दोनों हुंडी दिया है, ये देखिए लेनी हुंडी उधार में हो तो संपत्ति में लिखेंगे, इसको दायित्व में लिखेंगे, तो 20,000 और 30,000। पक्की तलपट में यहाँ पर ये देखिए जमा वाली देनी हुंडी है 30,000 है, तो उसको हमने 30,000 यहाँ लिख दिया है, और उधार वाली लेनी हुंडी है तो उसको हम यहाँ लिख देंगे, ये संपत्ति में ये रहा 20,000। फिर उसके बाद रोकड़ शेष है, बैंक शेष है, मकान है, फर्नीचर है, यंत्र है, ठीक है, यंत्र, तो ये सब संपत्तियां हैं, तो इसको हम पक्की तलपट में संपत्ति पक्ष में सब उधार देखिए, तो सब संपत्ति पक्ष में लिखते चले जाएंगे इसको। तो इसके अंदर सबसे पहले इसमें रोकड़ शेष है 20,000,
तो रोकड़ शेष देखिए हमने यहाँ लिखा है 20,000। उसके बाद है आप क्रम में ऊपर नीचे कहीं हो गया है तो कोई तकलीफ नहीं आपको, क्रम में आप ऊपर नीचे व्यवहार लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपका साइड सही होना चाहिए कि आपने संपत्ति में ही लिखा, दायित्व में नहीं लिख दिया है, इसको ध्यान रखना आप। फिर उसके बाद है बैंक शेष 90,000 है, बैंक शेष 90,000 है। बैंक शेष के बाद है मकान 1,50,000 है, मकान 1,50,000 है। आपको लगेगा कि ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है इसके अंदर, तो सामान्य रूप से ऐसा होता है कि अस्थायी संपत्तियां पहले लिखते हैं, चालू संपत्तियां बाद में लिखते हैं, बराबर। लेकिन आपने कहीं ऐसा गड़बड़ किया है तो आपसे उससे कोई फर्क आपको पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ आपका क्रम का महत्व नहीं है इसके अंदर। लेकिन जब आप कंपनी वगैरह का हिसाब लिखते हैं तो वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ता है कि वो हेडिंग के नीचे लिखा जाता है। तो ये हमने क्रम यही लगाते हैं कि अस्थायी संपत्तियाँ फिर चालू संपत्तियाँ। और अगर आपको नहीं पता है, आप लिखने में ऊपर नीचे कोई एंट्री लिखते हैं तो आपका उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाली संपत्ति पर ध्यान रखना कि संपत्ति में लिखा जाना चाहिए। अब आता है मकान के बाद है फर्नीचर, फर्नीचर है 40,000। ये देखिए अस्थायी संपत्ति के रूप में फर्नीचर 40,000, उसको दर्शा देंगे। फिर आता है यंत्र, और यंत्र है 3 लाख का, तो यहाँ पर यंत्र 3 लाख, 3 लाख का यंत्र हो गया। और उसके बाद है मजदूरी, तो मजदूरी हमको पता है व्यापार खाते में होती लिखी जाएगी, तो व्यापार खाते में देखिए हमने बनाया उसके उधार पक्ष में मजदूरी, तो यहाँ पर मजदूरी की रकम है 60,000 रुपये। ये मजदूरी 60,000। फिर आता है आवक माल गाड़ी किराया, ये भी खरीदी खर्च ही है, तो ये भी यहीं पर 60,000 उधार में है, तो हम उधार कर रहे हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद है 10% की लोन और उसका ब्याज, तो पहले देखिए लाभांश खाते में हम लिख देंगे ब्याज, तो यहाँ पर आप बैंक लोन का ब्याज देखिए, यहाँ हमने लिख दिया बैंक लोन का ब्याज। उधार वाली रकम यहाँ दिया हुआ है 20,000, तो उसको हमने यहाँ दर्शा दिया 20,000। बैंक लोन का ब्याज यहाँ दर्शा दिया, उधार था तो यहाँ उधार कर दिया, और बैंक लोन जमा है तो दायित्व में लिख देंगे, तो दायित्व पक्ष में बैंक लोन, तो बैंक लोन है 2 लाख, तो इसके 10% की लोन 2 लाख यहाँ दर्शा दिया। फिर उसके बाद है अंतिम स्टॉक और ऑफिस खर्च, यहाँ 2 दिया है। तो अंतिम स्टॉक, तो इसको हम संपत्ति में दर्शा देंगे, उधार में है 40,000 रुपये, 40,000, ये देखिए अंतिम स्टॉक यहाँ दर्शा दिए। और उसके बाद ऑफिस खर्च है, और वो है लाभांश खाते का खर्च, तो इसको हम लाभांश खाते में दर्शा देंगे, और ये रकम है 1,20,000। यहाँ भी आपको क्रम का महत्व हमने नहीं रखना है, और आप चाहें तो जैसे हमने नमूने में देखा है कि भाई प्रबंधकीय खर्च, बिक्री वितरण खर्च, बराबर, वित्तीय खर्च, अन्य खर्च, ऐसे क्रम में आप जा सकते हैं। ध्यान रखें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जो है पक्ष से ध्यान रखें, उधार का उधार में, जमा का जमा में। तो इस तरह से आप देखेंगे तो हमने सारी एंट्री है इसमें, सारी प्रविष्टि हमने कर दिया है इसके अंदर। पहले आपको समझाया मैं एक बार, और फिर वही प्रविष्टि मैं कर दिया। किताब आपके पास होगी तो आप लोग चेक भी करते जाएंगे साथ साथ। अब आता है समायोजन, मैं समायोजन की चर्चा एक बार में कर दिया हूँ, क्योंकि सब एक जैसा समायोजन है, तो अन्य रूप से माल की जावक है, इसलिए इसको हम खरीदी में से सबको माइनस करेंगे, और लाभांश खाते में हम एक एक करके उसको उधार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया इसके अंदर, सबसे पहले ये देखिए खरीदी, तो खरीदी हमने अंदर लिख दिया, व्यवस्थित खरीदी 8 लाख, क्योंकि इस पर समायोजन था इसलिए रकम अंदर बताया। फिर देखिए अन्य तरह से गया माल, उसमें चोरी से, नमूना से, आग से गया माल, दान में गया माल, इतने माल गए हैं। तो कुल कितने माल गए, तो इसमें आप देख रहे हैं 44,500 का माल की जावक हुई है, और इसको माइनस करेंगे तो 7,55,500 आएगा, 7,55,500, ये जो अमाउंट बाहर इसकी बचेगी। ये कंप्लीट हो गया। अब इनकी दूसरी असर, क्योंकि समायोजन है तो 2 असर होती है, पहली असर हो गई, अब दूसरी असर हम कहाँ जाएंगे, लाभांश खाते में। तो देखिए लाभांश खाते में कैसे कैसे असर जाएगी, तो इसके अंदर जैसे यहाँ पर देखिए जो है चोरी से गया माल 12,000 रुपया, तो चोरी से नुकसान माना जाएगा, तो देखिए चोरी से नुकसान यहाँ 12,000 हो गया। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं इसके अंदर दूसरा क्या है, ये नमूने के रूप में बांटा माल 15,000, तो विज्ञापन खर्च है, तो ये देखिए विज्ञापन खर्च है यहाँ पर, ठीक है, विज्ञापन खर्च 15,000 रुपया हो गया। वही 2 असर आपको बता देना है। फिर आग से जल गया माल, आग से नुकसान 16,000 है, तो आग से नुकसान देखिए हमने यहाँ लिखा है, आग से नुकसान 16,000। फिर देखिए उसके बाद यहाँ पर है दान में दिया माल 1500, दान खर्च है, तो ये देखिए दान खर्च बता दिए यहाँ 1500। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इसमें हमने आपको सारी एंट्री और समायोजन हमने पूरे कर लिए हैं। अब अगला स्टेप हमारा आता है
कि अब इसको हम हल कैसे करेंगे, इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो पहले हम व्यापार खाता को बंद करेंगे। व्यापार खाता को बंद करेंगे, देखिए इसके जमा पक्ष में 12,41,000 है और 12,41,000 के अलावा कुछ नहीं है, तो इसको हम जोड़ देंगे यहाँ पर, तो वही रकम आएगी। कि देखिए 12,41,000 आ गया यहाँ पर टोटल में, और इसको हम लाएंगे उधार पक्ष में 12,41,000 हो गया। और अब इसमें से हम यहाँ के अमाउंट, कितने अमाउंट इसमें दिया, देखिए 7,55,500, 60,000 और 60,000, इनको हम माइनस करेंगे तो यहाँ डिफरेंस आएगा। तो अपने नमूने में देखा था कि जमा शेष हो तो लाभ होता है, सकल लाभ होता है, उसको हम सकल लाभ कहते हैं या कच्चा लाभ ऐसा भी कहते हैं, और उसको लाभांश खाते ले जाते हैं। तो इसका डिफरेंस आएगा 3,65,500, 3,65,500, ये इसका डिफरेंस आया। देखिए ये, तो ये जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस हम सकल लाभ लाभांश खाते ले जाएंगे। तो ये देखिए इसको हम कहाँ लेंगे, लाभांश खाते के जमा पक्ष में। ये रहा सकल लाभ, व्यापार खाते से लाए, कितना लाएंगे, 3,65,500, 65,500। एक खाता बंद किया, अब आए लाभांश खाते में। अब उसी तरह से लाभांश खाता बंद करेंगे। तो लाभांश खाता बंद करने के लिए क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे। तो इसका पहले जमा चेक कर लेते हैं। तो इसके जमा पक्ष में हम देख रहे हैं इसके अंदर 2 एंट्री खाली है, तो दोनों एंट्री का टोटल करेंगे इसके अंदर। तो 3,65,500 और 8,000 इनको जोड़ रहे हैं, तो इसकी रकम आ रही है 3,73,500, 3,73,500 रकम आई। और यही रकम हम यहाँ लिख देंगे जमा उधार पक्ष में 3,73,500, इसको यहाँ दर्शा दिए। अब इसमें से ये सारी रकम घटाएंगे, ठीक है। इसमें जैसे 7,000 है, 1,20,000 है, फिर कितना है 6,000 है, 8,000 है, 15,000 है, फिर है 20,000 है, फिर 12,000, 16,000, 1,500 रकम तो आपको मालूम किस तरह से लिखा हमने। अब इनको हम घटा देंगे इसमें से, तो माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ रहा है 1,68,000, 1,68,000 का डिफरेंस आया, 1,68,000 का आया। तो इस जमा ज़्यादा है उधार कम है, तो जमा से इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध लाभ। तो लाभांश खाते का जमा से शुद्ध लाभ आया, इसको कहाँ ले जाते हैं, पूंजी खाते ले जाएंगे। तो पूंजी खाते में शुद्ध लाभ जुड़ता है, शुद्ध हानि घटती है। तो ये आगे हमने पक्की तलपट बनाया है। तो उस पक्की तलपट में देखिए हमने पहले से हेडिंग कर रखा है, पूंजी पहले लिखा हमने 3 लाख, और उसमें शुद्ध लाभ को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर शुद्ध लाभ जोड़ेंगे 1,68,000, 1,68,000, इसको जोड़ देंगे, दोनों मिला के हो गया 4,68,000, 4,68,000। और उसमें से ये आहरण हमने पहले से लिखा था 18,000, उसको माइनस करेंगे, अब बचा 4,50,000। इस तरह हमारी जो शुद्ध पूंजी आई आहरण घटाने के बाद, वो आई कितनी, जो है 4,50,000। और अब हम टोटल करेंगे दोनों पक्ष का, तो ये दायित्व का टोटल देखिए 4,50,000 है, फिर 2 लाख है, फिर 90,000 है, और फिर 30,000, इनको जोड़ेंगे तो इनका टोटल आ रहा है 7,70,000, 7,70,000 इसका टोटल आया। और इसी तरह से जो है संपत्ति पक्ष है, यहाँ उधार जमा होता नहीं है, यहाँ दायित्व और संपत्ति बराबर, तो संपत्ति लेना पक्ष का टोटल करेंगे। तो यहाँ भी देखिए 1,50,000 है, फिर 40,000 है, फिर 3 लाख है, उसके बाद है 1,10,000 है, फिर 20,000 है, फिर से 20,000 है, 90,000 और 40,000, इनको जोड़ेंगे तो इनका भी जोड़ आ रहा है 7,70,000। और दोनों तरफ का योग जो है आपका पक्की तलपट का मिल जाता है, यानी आपका सवाल जो है आपने जो किया है वो सवाल आपका हल सही है आपका, इसका मतलब ये हुआ। तो इस तरह से दोनों पक्ष का योग आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आपने व्यापार खाता बनाया, लाभांश खाता बनाया, और पक्की तलपट बना करके आपने सवाल पूरा किया। तो आपका ये शुरुआती प्रश्न है, तो किस तरह से हल करेंगे इसको। तो सबसे पहले आपको एंट्री समझना होता है कि कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी, और समझने के बाद और फिर आपको उसके बाद समायोजन के साथ सवाल पूरा करके एक एक खाता बंद करने का। सबसे पहले व्यापार खाता बंद करके सकल लाभ निकालते, फिर उसके बाद लाभांश खाता बंद करके हमने क्या किया, शुद्ध लाभ निकाला, और उसके बाद शुद्ध लाभ को हमने यहाँ पर पूंजी में जोड़ करके आहरण घटा करके पूंजी निकाल करके, और फिर उसको हमने दोनों पक्ष का टोटल किया, और दोनों पक्ष का योग हमारा बराबर मिल गया, और इस तरह हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आपका यह सवाल बहुत ही आसान है। खाली आप जो है बहुत ही धैर्यपूर्वक 2-3 प्रश्नों की अच्छी तरह से समझ करके उसकी एंट्री सीखेंगे, तो आपको ये प्रश्न बहुत ही समझने में सरल रहेगा। अब इसी तरह से प्रश्न नंबर 7 देखेंगे हम। तो 7वें में यहाँ पर पंकज की सकल तलपट और अतिरिक्त विवरण पर से आपको वार्षिक हिसाब बनाना है।
विद्यार्थी मित्रों, इसमें भी हम समायोजन पहले चेक कर लेते हैं। एक तो यहाँ पर दिया है कि अंतिम माल का स्टॉक 1,65,000 है और उसकी 50% माल की बाजार कीमत 10% अधिक है, जबकि शेष माल यानी 50% की बाजार कीमत 10% कम है। जिसकी गणना करके हम निकाल लेंगे, कम कीमत ध्यान में लेंगे। फिर नहीं लिखी उधार खरीदी 60,000 रुपये है। इसका मतलब कि खरीदी पर हमको क्या करना है, समायोजन करना है। तो देखिए यहाँ पर खरीदी है, इस पर हमको एडजस्टमेंट करना है, ठीक है, वो समायोजन ध्यान रखेंगे हम खाली। फिर नहीं लिखी उधार खरीद वापसी, ये भी खरीदी पर ही इसका भी इफेक्ट आएगा, तो खरीदी पर इसका भी हम समायोजन करेंगे। उसके बाद है नहीं लिखी उधार बिक्री, तो ये देखिए बिक्री पर असर करेगा, तो बिक्री पर हम इसका जो है समायोजन करेंगे। और उसके बाद है नहीं लिखी उधार बिक्री वापसी, तो इसका असर भी हमारे बिक्री पर होगा, तो बिक्री पर भी हम समायोजन करेंगे दूसरी बार। तो ये समायोजन को हम पहले देख लेंगे क्या क्या होता है। फिर उसके बाद आता है चुकाना शेष मजदूरी, तो हमारे मजदूरी पर जो है समायोजन है। तो ये देखिए मजदूरी हमने यहाँ टिक कर दिया इसके ऊपर। जब हम मजदूरी लिखेंगे तो इसकी रकम बाहर नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ प्लस माइनस करना होता है। फिर तो उसके बाद है 15,000 का माल आग में जल गया, बीमा कंपनी ने संपूर्ण दावा स्वीकार किया। तो ये स्वतंत्र समायोजन है, इसमें हम कहीं टिक करेंगे नहीं, सीधा इसकी असर बता देंगे। फिर निजी उपयोग के लिए लिया माल 7,500 रुपया है, तो माल की यहाँ पर आवक अन्य रूप से हो रही है, इसकी भी असर खरीदी पर होगी, तो खरीदी पर तीसरी बार यहाँ पर समायोजन होगा इसके ऊपर। और उसके बाद फिर अगला है कि यंत्र स्थापना की मजदूरी 7,500 भूल से मजदूरी खाते लिखे गए, तो यानी कि इसकी असर यहाँ पर मजदूरी खाते में और यंत्र खाते में दोनों जगह करनी पड़ेगी। तो ये देखिए मजदूरी खाते में एक दूसरी असर भी आएगी यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ। और दूसरा इसकी असर है यंत्र खाते पर आएगी, तो ये यंत्र खाता यहाँ पर है। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर हम ऐसा करते हैं कि समायोजन पहले देख करके और किन किन पर असर हो रहा है उसको हम टिक लगा लेते हैं, तो हमको पता लग जाता है पहले से कि हमको इन समायोजन के या इन खातों को रकम को अंदर लिखना है, बाहर लिखना नहीं है। बाद में प्लस माइनस करके फिर बाहर करना है। और इनके अलावा जो बचेगा, अगर वो कोष्टक में टेबल जैसे पूंजी और आहरण घटता है दूसरे में जानते हैं, तो उसका टेबल बनेगा, तो उसमें लिख देंगे। और बाकी के सभी जो भी समायोजन है उसको सीधा हम बाहर के कॉलम में रकम में लिख के दर्शा सकते हैं। तो इससे भी हमारा प्रश्न थोड़ा जल्दी और हल हो जाता है, बार बार हमको देखने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हमने टिक लगा लिया इसके अंदर। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया है पूंजी आहरण, तो यहाँ पर पूंजी कितनी है 6 लाख, जैसे मैंने आपको बताया जमा शेष है। आहरण कितना है 18,000, तो पक्की तलपट में लिख देंगे इसको। ये देखिए पक्की तलपट में हमने यहाँ बनाया है पूंजी, तो पूंजी हम लिख देंगे यहाँ पर 6 लाख, यहाँ पर पूंजी 6 लाख और आहरण की रकम है 18,000, तो आहरण हम यहाँ लिख के छोड़ देंगे इसको 18,000, यहाँ पर दोनों सर हो गए। फिर देखिए खरीदी बिक्री है, दोनों पर निशान लगा हुआ है, दोनों रकम पर समायोजन है, अंदर लिखेंगे। तो खरीदी 9 लाख है और बिक्री जमा में 15 लाख है, तो उसको लिख देंगे हम यहाँ व्यापार खाते के उधार पक्ष में। तो व्यापार खाते उधार में खरीदी बताएंगे यहाँ पर, ये देखिए हमने अंदर लिख दिया 9 लाख, तो 9 लाख खरीदी हो गई इसके अंदर 9 लाख। और उसी तरह से बिक्री हम लिखेंगे यहाँ पर 15 लाख, ये जमा पक्ष में बिक्री, इसको हमने अंदर लिख दिया 15 लाख। समायोजन है इसलिए रकम को अंदर बता देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए खरीद वापसी, तो खरीद वापसी यहाँ पर दिया है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि खरीदी उधार होती है, तो खरीद वापसी क्या होती है जमा, यहाँ लिख के भी दे दिया है। तो खरीदी में से 30,000 रुपया ये खरीद वापसी, इसमें इसको हम माइनस में लिखेंगे। तो जहाँ हमने लिखा है यहाँ लिख देते हैं माइनस खरीद वापसी, रकम है 30,000 लिख के छोड़ देते हैं, बाद में प्लस माइनस करते रहेंगे। 30,000 खरीद वापसी की रकम हो गई। फिर उसके बाद आता है बिक्री वापसी। बिक्री वापसी भी यहाँ पर आपको यहाँ उधार पक्ष में दिया है, क्योंकि बिक्री जमा होती है, तो बिक्री वापसी 60,000 रुपये है, तो बिक्री वापसी भी हमने यहाँ लिख दिया 60,000। फिर उसके बाद आता है अगला व्यवहार इसके अंदर, वो है स्टॉक 1/4, यानी कौन सा स्टॉक कहा जाएगा, प्रारंभिक स्टॉक कहा जाएगा इसको। तो प्रारंभिक स्टॉक यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर, तो यह है 90,000 रुपये, तो इसको हम व्यापार खाते में देखिए 1/4 का प्रारंभिक स्टॉक यहाँ पर लिख देंगे 90,000 सीधा, इस पर कोई समायोजन नहीं है, सीधा रकम बाहर लिख देंगे। फिर उसके बाद है आवक माल गाड़ी किराया, ये भी अपना खरीदी खर्च है, व्यापार खाते में आएगा 15,000 रुपया है, तो आवक माल गाड़ी किराया इसको हम लिख देंगे, जो है यहाँ पर जगह नहीं तो ऊपर लिख दिया हमने, आवक माल गाड़ी किराया 15,000, रकम यहाँ दर्शा दी। इसको आप नीचे लिखना था, जगह नहीं तो ऊपर लिख सकते हैं इसको, तो इस तरह से 15,000। फिर उसके बाद है वेतन,
वेतन लाभांश से संबंधित है, तो इसको हम 1,80,000 लाभांश खाते में दर्शा देंगे। वेतन लाभांश खाते में देखिए वेतन उधार पक्ष में 1,80,000। यहाँ पर देखिए समझो नहीं है, सीधा बाहर लिख दिया रकम को मेन कॉलम में। और उसके बाद है वेतन के बाद मजदूरी, मजदूरी है 60,000 रुपये, तो इस पर समायोजन भी है, तो इसको हम अंदर लिखेंगे मजदूरी। तो ये देखिए यहाँ पर मजदूरी अंदर लिखेंगे 60,000 रुपये मजदूरी। मजदूरी लिखने के बाद ऑफिस खर्च आता है इसमें 1,20,000 लाभांश खाते में आएगा। ऑफिस खर्च 1,20,000, 1,20,000 सीधा रकम को उतारते जाना है खाली हमको उधार जमा के आधार पर। फिर आता है प्राप्त डिबेंचर का ब्याज, प्राप्त लिखा है लाभांश खाते में आएगा, जमा पक्ष में आएगा 15,000। तो लाभांश के जमा पक्ष में ये देखिए प्राप्त डिबेंचर का ब्याज 15,000। उसके बाद आपको यहाँ दिया हुआ है प्राप्त बट्टा, ये भी लाभांश के जमा में, प्राप्त कमीशन ये भी लाभांश के जमा में, तो 6,000 और 3,000 यहाँ लिख देंगे हम 6,000 और 3,000, यानी जो भी प्राप्ति हुई है आवक के रूप में उसको लाभांश खाते में जमा। फिर उसके बाद है प्राप्त कमीशन के बाद 10% की बैंक लोन है, जमा है दायित्व में जाएगा, तो दायित्व में 3 लाख रुपया लोन, बैंक लोन। तो बैंक लोन देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे 3 लाख। उसके बाद अब यहाँ पर बैंक लोन की 3 लाख रकम हो गई। फिर उसके बाद है देनी हुंडी, तो देनी हुंडी हम दायित्व में लिखते हैं 22,500, तो दायित्व में देनी हुंडी यहाँ पर ये देखिए 22,500 ये दर्शा दिए। और उसके बाद सवाल थोड़ा बड़ा है, ये एंट्री ज़्यादा है तो ध्यान रखना है आपको धीरे धीरे। देखो देनदार, देनदार हम कहाँ लिखते हैं संपत्ति में 1,35,000, तो देखिए संपत्ति पक्ष में देनदार यहाँ पर 1,35,000, इस पर समायोजन होगा क्योंकि बिक्री से संबंधित है, तो बिक्री उधार बिक्री देनदार पे संबंधित होती है, इसलिए इसको हम रकम अंदर यहाँ दर्शा रहे हैं 1,35,000 देनदार हो गया। फिर लेनी हुंडी, ये भी संपत्ति है, उधार पक्ष में दिया, संपत्ति में 45,000 लिखेंगे, तो लेनी हुंडी, तो लेनी हुंडी यहाँ पर हमने 45,000 ये रकम यहाँ दर्शा दिया। लेनी हुंडी के बाद यहाँ पर दिया है लेनदार 1,02,000, तो लेनदार को भी क्योंकि उधार खरीदी पे समायोजन है तो लेनदार पर असर करेगा वो, तो उसको हम यहाँ दर्शाएंगे 1,02,000, 1,02,000 रकम यहाँ दर्शा देंगे अंदर साइड में, क्योंकि उधार खरीदी का असर इसको ऊपर आएगा। फिर उसके बाद आता है लेनदार के बाद चुकाना शेष किराया, तो चुकाना शेष किराया यहाँ पर दिया है 1,500 रुपया, तो दायित्व में लिख देंगे सीधा इसको क्योंकि ये समायोजन नहीं है, तो चुकाना शेष भाड़ा लिखते हैं या तो किराया, तो ये 1,500 रुपया आपको सीधा जमा है तो दायित्व में लिख दिया आपने सीधा, क्योंकि ये समायोजन में नहीं दिया है, ये आपको सीधा सकल तलपट में दिया है, तो आपको जमा है तो दायित्व में दर्शा दिए। फिर उसके बाद है विज्ञापन खर्च, लाभांश खाते में आएगा 75,000 रुपया, तो लाभांश खाते में विज्ञापन खर्च लिखेंगे यहाँ पर 75,000 रुपया, 75,000 रुपया इधर दर्शा दिए। फिर उसके बाद देखेंगे स्टेशनरी छपाई, लाभांश का खर्च है 9,000 रुपया, तो स्टेशनरी और छपाई 9,000 रुपया लाभांश खाते में उधार। आपको पक्ष समझ में आ गया होगा, उधार को उधार कर रहे हैं, जमा को जमा कर रहे हैं, पक्की तलपट में उधार संपत्ति, जमा को दायित्व में लिख रहे हैं, ये आपको बराबर दिमाग में बैठाए रहने का है। उसके बाद आता है अब यंत्र, अब यंत्र इसमें दिया है 1,35,000 संपत्ति में जाएगा, तो 1,35,000 देखिए समायोजन इस पर हमने टिक लगाया है, तो रकम को हमने अंदर दर्शा दिया 1,35,000। फिर यंत्र के बाद है मकान, संपत्ति है, निशान नहीं है, बाहर लिख देंगे सीधा 4,50,000। फर्नीचर संपत्ति है 90,000, तो मकान 4,50,000 और उसके बाद है फर्नीचर, वहीं पर दर्शा देंगे 90,000 फर्नीचर। फिर उसके बाद है अगला किराया, यहाँ पर किराया या भाड़ा जो भी है, तो उधार में देखो दिया है यहाँ इसके अंदर, तो ये रकम 18,000, तो इसको हम लाभांश खाते में भाड़ा हमने लिखा है, इसको हम क्या लिखेंगे किराया या भाड़ा जो भी कहें आप, तो वो रकम है, और ये किराया की रकम है 18,000, तो 18,000 रुपया हमने यहाँ पर दर्शा दिया। फिर इसके बाद है अगला व्यवहार 10% की दर से डिबेंचर का विनियोग, विनियोग यानी अपनी क्या होती है संपत्ति, चालू संपत्ति है, तो संपत्ति लेना में लिखेंगे 1,50,000, तो विनियोग की रकम, तो यहाँ पर पक्की तलपट में 10% के डिबेंचर में विनियोग 1,50,000,
इसको हमने यहाँ दर्शा दिया। और उसके बाद अब यहाँ पर देखो दिया है लोन पर ब्याज, बैंक लोन पर ब्याज है 30,000। तो बैंक लोन पर ब्याज लाभांश खाते में 30,000, बैंक लोन पर ब्याज 30,000। सारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब देखेंगे हमने सब खाते बना करके और हमने क्या किया इसके अंदर, देखिए ये सारी एंट्री हमने पूरी कंप्लीट कर दिया और यहाँ की सारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास खाली क्या रहा, समायोजन करने को रहा, बाकी सब कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से सवाल देखिए बहुत ही बड़ा सवाल होने के बावजूद भी ये बहुत ही जल्दी सवाल पूरा होता है अगर आप इस स्टेप से गिनते हैं तो। आपको यानी एक एक खाता नहीं बनाने के पहले व्यापार खाता बना लिए फिर लाभांश बना लिए, नहीं, आप एक साथ सारे खाता बनाइए, व्यापार खाता बनाइए, लाभांश खाता बनाइए, पक्की तौर पर बनाइए और एक साथ एंट्री करिए सब में, तो एक साथ में आपका सवाल ये पूरा होता है। अब एक समाधान पूरा कर लेंगे फिर अपना जो है सारा प्रश्न कंप्लीट हो जाए फिर टोटल कर लीजिए। तो देखिए चलिए सबसे पहले समझते समाधान। पहला समाधान देखिए, अंतिम माल का स्टॉक 1,65,000 है, उसमें 50% माल की बाजार कीमत 10% अधिक है, जबकि शेष माल की कीमत 10% कम है। थोड़ा समझते हैं इसको जरा, मैंने गणना किया है, देखिए जरा बताऊं मैं आपको। कुल स्टॉक कितना है 1,65,000, उसमें से 50% आधा और शेष यानी 50%, ठीक है। तो उसमें से 50% कितना हुआ 82,500 और दूसरा 50% बाकी कितना हुआ 82,500। कहता है कि 50% की बाजार कीमत 10% अधिक है। तो हमने देखा है कि अंतिम स्टॉक में हम अधिक कीमत को ध्यान में लेते नहीं हैं, तो कौन सी कीमत को ध्यान में लेते हैं, कम कीमत को। तो यानी तो इसको तो हमको देखना ही नहीं है, इसको हम जाने देते हैं, तो ये पक्ष हमको नहीं देखना है, ठीक है। अब इधर चलते हैं, बाकी के माल में बोलता है 10% कमी हुई है। तो जो 82,500 है इसमें कमी कितनी हुई है 10%, तो 82,500 का 10% करो कितना आएगा 8,250 हुआ। तो यानी कि हमारे स्टॉक के अंदर 8,250 की कमी हुई है और हमको कमी को ध्यान में लेना है। तो इसलिए अंतिम स्टॉक की कीमत कैसे निकालेंगे, अंतिम स्टॉक बराबर अंतिम स्टॉक कितना है 1,65,000, 1,65,000 उसमें कमी कितनी हुई 8,250, उसको माइनस कर दिया तो कितना रकम आया 1,56,750। आपकी गणना पूरी हो गई। तो इस तरह से 1,56,750 अंतिम स्टॉक की सही कीमत मानी जाएगी। तो जब भी आपको ऐसा गणना दिया हो तो हमेशा कमी को ध्यान में लेना, वृद्धि को ध्यान में लेना नहीं है। तो आपका अंतिम स्टॉक मिल गया 1,56,750। अब आपको मैंने समझने में समझाया था अंतिम स्टॉक की दो असर, एक व्यापार खाते के जमा में और दूसरी पक्की तलपट के संपत्ति में। तो दोनों असर हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए पक्की तलपट हमारे सामने ही है, तो यहाँ लिख देते हैं अंतिम स्टॉक। इसके अंदर पहले 1,56,750 जो हमने गणना किया है 1,56,750, ठीक है, ये हो गया। और दूसरी असर व्यापार खाते के जमा पक्ष में, तो व्यापार खाता देखिए यहाँ पर है, इसके जमा पक्ष में 1,56,750 कैसे आया, तो आपको मैंने समझाया इसको कि कमी को हमने ध्यान में लेकर के स्टॉक निकाल लिया। अब समझ देखिए दूसरा है कि नहीं लिखी उधार खरीदी 60,000। अब सुनो, नहीं लिखी उधार खरीदी है तो खरीदी बढ़ेगी, इसका मतलब क्योंकि खरीदी लिखा ही नहीं गया है तो खरीदी को बढ़ाना पड़ेगा। और उधार खरीदी बढ़ेगी तो कौन बढ़ेगा, इसके साथ में लेनदार बढ़ेगा, क्योंकि अपने माल किससे खरीदते हैं, लेनदार से खरीदते हैं। तो इसकी दूसरी असर लेनदार पर भी आएगी। तो एक असर खरीदी पर और एक असर लेनदार पर आएगी। तो इस तरह दोनों पर असर बताना पड़ेगा आपको। तो ये देखिए हमने नहीं लिखी खरीदी, तो नहीं लिखी खरीदी में कितना यहाँ बता दिए 60,000, इसके अंदर नहीं लिखी खरीदी 60,000, देखिए यहाँ बढ़ा दिए प्लस किए नहीं लिखी खरीदी। और दूसरा लेनदार को बढ़ाना पड़ेगा, तो लेनदार में देखिए नहीं लिखी खरीदी बराबर, और यहाँ कितना बता देंगे 60,000, प्लस माइनस बाद में कर लेंगे, अभी हम पहले रकम लिख देते हैं, पहले सब हो गया दो सर। तो अब देखिए उसके बाद दूसरा है कि अगला नहीं लिखी उधार बिक्री बराबर, तो सॉरी पहले ये नहीं लिखी उधार खरीद वापसी। अब देखिए वो खरीदी था, ये क्या है खरीद वापसी है। तो खरीद वापसी जो है इसका उल्टा क्या असर होता है खरीदी पर, यानी खरीदी में से माइनस होता है। तो नहीं लिखी उधार खरीद वापसी 7,500, तो खरीदी में से इसको माइनस करना पड़ेगा। नहीं लिखी उधार खरीद वापसी ये रहा, यहाँ पर नहीं लिखी खरीद वापसी कितना 7,500, एक असर हो गई। और दूसरी असर मैंने आपको बताया उधार खरीदी से संबंधित होगा, लेनदार में जाएगा। खरीदी बढ़ेगी तो लेनदार बढ़ेगा, खरीदी घटेगी लेनदार भी घटेगा। तो यहाँ खरीदी के अंदर जो है नहीं लिखी उधार खरीद वापसी, ये जो आप यहाँ प्लस का निशान देख रहे हैं वो खरीद वापसी बढ़ रही है, इसलिए मैंने लिखो यहाँ
यानी खरीद वापसी पहले इतनी थी, उसमें इतनी और बढ़ गई, इसका मतलब ये हुआ। तो खरीद वापसी की वृद्धि हो रही है, इसलिए मैंने प्लस लिखा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए लेनदार में कमी बताएंगे, दे देखो नहीं लिखा खरीद वापसी, तो कितना नहीं लिखा है 7,500 रुपया। ठीक है, ये असर को यहाँ बता, दो असर हो गई, खरीदी घटेगी और दूसरा लेनदार घटेगा, दोनों घटाना पड़ेगा आपको। फिर आगे देखते हैं, नहीं लिखी उधार बिक्री। अब देखो उधार बिक्री, बिक्री यानी किस पर असर करेगा उधार बिक्री? देनदार को असर करेगा। हम माल किसको बेचते हैं? देनदार को बेचते हैं, तो देनदार को असर करेगा। तो इसके क्या होगा कि नहीं लिखी उधार बिक्री से बिक्री बढ़ेगा, देनदार बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे 75,000 रुपये। तो देखिए पहले बिक्री, ये बिक्री में देखो नहीं लिखा 75,000, बिक्री को बढ़ा दिया, कितने से? 75,000 से बढ़ा दिया। और दूसरी असर इसकी हम देनदार को बढ़ाएंगे, तो ये देखिए पक्की तलपट में देनदार, देनदार में नहीं लिखी बिक्री, कितना बढ़ाएंगे? 75,000, इसको बढ़ा दिया। ठीक, दोनों बढ़ गए। फिर उसके बाद अगला समाधान देखिए, अगला समाधान है नहीं लिखी उधार बिक्री वापसी। अब देखिए, अब इससे क्या होगा कि उधार बिक्री वापसी यानी बिक्री घटेगी, बराबर 22,500, और उतना ही देनदार भी घटेगा, दोनों में घटेंगे 22,500। तो चलिए पहले बिक्री में, तो ये देखिए माइनस नहीं लिखी बिक्री वापसी, बराबर, और ये रकम घटाएंगे कितने से? 22,500 से घटाएंगे, 22,500 से। और उसी तरह से यहाँ देनदार, देनदार में नहीं लिखी बिक्री वापसी घटेगी 22,500 से। यानी उधार खरीदी उधार बिक्री, उधार खरीदी यानी किसको असर करेगा? लेनदार को, और उधार बिक्री किसको असर करेगा? देनदार को। ये आपको खास ध्यान रखना है। अब देखिए समाधान हो गए। फिर अगला समाधान है चुकाना शेष मजदूरी 15,000। तो मजदूरी चुकाना शेष है तो मजदूरी में जोड़ेंगे एक असर, और दूसरा अपना दायित्व बनेगा, तो दो असर इसकी हो गई समाधान की। तो देखिए पहली असर मजदूरी में चुकाना शेष मजदूरी, यहाँ 15,000 जो चुकाया नहीं गया, तो संबंधित खर्च में हमने जोड़ दिया। ठीक है, समाधान में जो हमने समझाया था। और दूसरा चुकाना बाकी, यहाँ अपना देना बनेगा, दायित्व बनेगा, तो दायित्व बनेगा, तो पक्की तलपट के दायित्व पक्ष में बताएंगे चुकाना बाकी मजदूरी, और कितनी रकम हो जाएगी? 15,000। तो इसको हमने यहाँ दर्शा दिया 15,000। उसके बाद आता है अगला 15,000 का माल आग से जल गया, बीमा कंपनी ने संपूर्ण दावा स्वीकार किया। अब सुनिए, 15,000 का माल जल गया तो माल की जावक हुई 15,000 की, और बीमा कंपनी ने संपूर्ण दावा स्वीकार किया, तो क्या नुकसान हुआ इसमें? नहीं हुआ। क्यों? 15,000 का माल जला और पूरा पूरा दावा बीमा कंपनी देगी अपने को, तो इसलिए हमको नुकसान के रूप में लाभांश खाते में जाना नहीं है। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? एक असर होगा खरीदी में से माइनस, क्योंकि अन्य रूप से माल की जावक है ये, तो खरीदी में से माइनस करेंगे 15,000, और दूसरी असर हम सीधा पक्की तलपट में जाएंगे, किसके नाम पर? बीमा कंपनी के नाम से। क्यों? क्योंकि बीमा कंपनी अभी हमको पेमेंट नहीं की है, पेमेंट भविष्य में करेगी, यानी बीमा कंपनी के प्रति हमारा लेना बना। क्या बना? लेना। तो एक संपत्ति में जाएंगे, संपत्ति लेना में बीमा कंपनी खाते, और एक हम जाएंगे व्यापार खाते के जो है उधार में खरीदी में से माइनस। तो देखिए व्यापार खाते के उधार में खरीदी में से माइनस करेंगे, ये आग से जल गया माल, तो आग से जल गया माल की कीमत अपने यहाँ 15,000 है, तो हमने यहाँ 15,000 लिख दिया एक असर। और दूसरी असर पक्की तलपट में संपत्ति पक्ष में बीमा कंपनी खाते, ठीक है, ये हमारा लेना बनेगा, तो बीमा कंपनी खाते हमने यहाँ 15,000 लिख दिया। और इसकी दूसरी असर कहीं नहीं आएगी। अगर मान लो ऐसा होता कि 15,000 का माल जला, बीमा कंपनी ने 12,000 का अस्वीकार किया, तो जो 3,000 का नुकसान होता वो 3,000 नुकसान हम लाभांश खाते में उधार करते, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, पूरा पूरा दावा स्वीकार हुआ है, तो पूरी रकम हमने यहाँ पर दर्शा दिया। तो दो असर आपको ध्यान रखना किस तरह हमने बताया। फिर उसके बाद अगला समाधान है निजी उपयोग में 7,500 का माल लिया। अब देखिए अन्य रूप से माल जा रहा है, खरीदी घटेगी एक असर, और दूसरी असर अपना आहरण बढ़ेगा। जो पुराना आहरण था उसमें 7500 रुपया का माल भी जा रहा है, तो 7500 रुपये से आहरण बढ़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर ही है, यहाँ पर आहरण घटते था 18,000, ये भी घटेगा कितना? माल 7500 का। तो एक यहाँ हो गया, यानी चाहे का वो आहरण बढ़ गया और चाहे का वो पूंजी में से दोनों घटेंगे। और दूसरी असर इसकी अन्य रूप से माल की जावक हुई है, तो यहाँ पर आहरण से गया माल 7,500, 7,500, दो असर इसकी हो गई। और उसके बाद आता है यहाँ पर यंत्र की स्थापना की मजदूरी के 7,500 भूल से मजदूरी खाते लिखे हैं। अब यहाँ भूल हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मजदूरी में से कम करना पड़ेगा। जो यंत्र की स्थापना है तो यंत्र में जुड़ना चाहिए, तो हमने किस में जोड़ दिया है? मजदूरी में जोड़ दिया है। तो मजदूरी में से कम करेंगे और यंत्र में जोड़ देंगे, सीधा हिसाब। तो मजदूरी में से कम करेंगे 7,500 और यंत्र में जोड़ेंगे 7,500। तो यहाँ पर देखिए मजदूरी में से माइनस यंत्र की मजदूरी कम कर देंगे 7,500,
और दूसरी असर यहाँ पर जो हमने यंत्र लिखा वहाँ लिख देंगे बैठाने की मजदूरी, स्थापना करने की मजदूरी, वहाँ प्लस कर देंगे 7,500, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बराबर। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये सारे बातों का यहाँ पर समावेश हमने कर लिया इसके अंदर, और सब चीज़ों को यहाँ पर दर्शा भी दिया हमने इसके अंदर। तो अब इसमें आप देखेंगे तो सारी एंट्री हो गई है। अब इसका हम टोटल करते हैं समायोजन के साथ में, किस तरह से करेंगे आपको समायोजन के साथ मैंने समझाया इसके अंदर। तो देखेंगे सबसे पहले हम व्यापार खाता देख लेते हैं। व्यापार खाता में सबसे पहले हम यहाँ पर व्यापार खाता में टोटल में आप देखेंगे तो खरीदी यहाँ पर 9 लाख दिया है इसके अंदर, और नहीं लिखी खरीदी उसमें कितनी हो गई थी 60,000, यानी कुल मिलाकर हुआ है 9,60,000। आप चाहे तो एक एक करके माइनस करें और प्लस करें, और चाहे इकट्ठा प्लस माइनस कर सकते हैं, एक साथ ही कर सकते हैं, तो भी आपको ये अमाउंट सब मिल जाएगी। तो 9,60,000 हो गया, उसमें से 30,000 आपका ये माइनस होगा, यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9,60,000 मान लो हुआ है, 9,60,000 हुआ। उसमें से खरीद वापसी घटेगी, और दूसरा क्या घटेगा, ये सब 7,500 नहीं लिखी खरीद वापसी, दोनों घटेंगे। यहाँ मैं माइनस कर देता हूँ, ऐसे समझना हो आपको तो ख्याल आएगा। ये दोनों एक साथ माइनस होगा, ठीक है, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। किसमें से 9,60,000 में से दोनों माइनस होंगे, तो हो जाएगा 9,22,500। 9 लाख यहाँ से 9,22,500। देखिए पहले 9 लाख, उसमें नहीं लिखी खरीदी 60,000, फिर उसमें से हमने टोटल हुआ 9,60,000, उसमें से माइनस किया हमने खरीद वापसी और नहीं लिखी खरीद वापसी, दोनों माइनस कर दिया एक साथ, तो हुआ 9,22,500। और फिर उसमें से जो है अन्य रूप से जो माल जा रहा है, आग से जल गया माल, आहरण से गया माल, बराबर, इन दोनों को हम एक साथ माइनस कर देंगे। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा बाहर 9 लाख। इस तरह से ये 9 लाख रुपया खरीदी बाहर आ जाएगी। आप भी चेक करेंगे तो इस तरह से प्लस माइनस करेंगे तो हो जाएगा। फिर उसके बाद मजदूरी का चेक कर लेते हैं। मजदूरी में से कितनी थी, 60,000 मजदूरी थी, और चुकाना बाकी 15, यानी कितना हुआ है 60,000 और 15,000 75,000 हुआ। इनको दोनों मिला के 75,000 हुआ। उसमें से 7,500 यंत्र की मजदूरी समाई थी, उसको हम माइनस कर लेंगे, 67,500 बाहर आएगा, 67,500 ये बाहर लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर इस साइड में देख लेते हैं बिक्री का हमने जो गणना किया है, तो इसके अंदर हमने 15 लाख था और 75,000 था, बराबर। तो इनको करेंगे तो 15,75,000 हुआ, 15,75,000 हुआ। उसमें से बिक्री वापसी और नहीं लिखी बिक्री वापसी, बराबर, इन दोनों को एक साथ माइनस करेंगे तो 14,92,500 बाहर आएगा, 14,92,500 ये बाहर आ गया सीधा, बराबर। और इस तरह से आपका व्यापार खाता कंप्लीट हो गया। टोटल करेंगे तो जमा पक्ष का टोटल रहा है 16,49,000, 16,49,250 इसका टोटल आया। और यही टोटल हम उधार में लाएंगे, 16,49,250, और इसको हम फिर माइनस करेंगे इसमें से उधार पक्ष में से। उधार पक्ष में देखिए 15,000 है, 90,000 है, और उसके बाद 9 लाख है और 67,500, इनको माइनस करेंगे तो 5,76,750, 5,76,750 यह है सकल लाभ, जैसे पिछले साल में किया हमने उस तरह से। अब इसको हम कहाँ ले जाएंगे, लाभांश खाते के जमा पक्ष में। तो लाभांश खाते के जमा पक्ष में शुद्ध सकल लाभ आगे लाएंगे 5,76,750, 76,750, इसको यहाँ लिख करके अब इसका टोटल करेंगे। तो इसमें टोटल करेंगे तो कुल योग आ रहा है 6,750, 6,750, इसका टोटल यहाँ लाएंगे 6,750। और उसके बाद इस टोटल में से अब इनको माइनस करेंगे, तो ये सारी रकमें माइनस होंगी इसके अंदर, तो बचेगा 1,68,750, 1,68,750, ये आपका आया शुद्ध लाभ, बराबर, शुद्ध लाभ आया। और शुद्ध लाभ जो है इसको हम कहाँ ले जाएंगे, पक्की तलपट के पूंजी में जोड़ देंगे। तो पूंजी में जोड़ देंगे तो शुद्ध लाभ है 1,68,750, ये देखिए 1,68,750 यहाँ प्लस हो गया, और इनको दोनों को जोड़ देंगे तो बचेगा 7,68,000, 7,68,750 हुआ। उसमें से आहरण घटाना है, आहरण का माल से गया आहरण, उसको दोनों को घटाना है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों मिला कितना घटाना है, कुल 25,500 घटाना है, 25,500,
इन दोनों को मिला के घटाना है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी घटा सकते हैं और दोनों को मिला घटाएंगे तो बाहर आएगा 7,43,250, 7,43,250 ये अमाउंट बची। और उसके बाद फिर लेनदार को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेनदार 1,02,000 है, उसमें नहीं लिखी खरीदी 60,000 थी, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,62,000 हुआ, 1,62,000। और उसमें से नहीं लिखी खरीद वापसी माइनस करेंगे तो 1,54,500, 1,54,500 ये अमाउंट बाहर आ गई। और यहाँ सब कुछ क्लियर है। अब ये संपत्ति में देख लेते हैं। संपत्ति में यंत्र है और यंत्र बैठाने की मजदूरी दोनों जोड़ लेते हैं। तो 7,500 है तो 1,42,500 होना चाहिए, 1,42,500। उसके बाद फिर ये ओके है। फिर यहाँ देनदार देख लीजिए, देनदार 1,35 है, उसमें नहीं लिखा बिक्री है 75,000, दोनों को प्लस करेंगे ये हुआ 2,10,000, 2,10,000। और उसमें से नहीं लिखी बिक्री वापसी माइनस करेंगे 22,500 है, और माइनस करेंगे तो बचेगा 1,87,500, 1,87,500। और इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। अब दोनों पक्ष का योग कर लेंगे। तो पहले संपत्ति का देख लेंगे इसके अंदर। तो संपत्ति में टोटल करेंगे इसका तो आ रहा है 12,36,750, 12,36,750 यहाँ का टोटल हो गया। और इधर का टोटल लेते हैं तो यहाँ भी सेम ही आएगा, 12,36,750। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आपका ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। सवाल बड़ा है, आप ध्यान से और सावधानी से करेंगे तो बहुत ही आराम से सवाल कर ले जाएंगे। आपको समझ और एंट्री दोनों भी समझ में आएगी। धन्यवाद।